अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का AM रात चैनल में। बात आज हम करने जा रहे हैं RSF ने 2 चाइनीज़ ओरिजिन फाइटर एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया है, जिसमें से एक एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया गया जबकि दूसरे एयरक्राफ्ट को एयरबेस पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। और ये एयरक्राफ्ट शूट डाउन करने वाला एक सिंपल सा मैन पैड है जो कोल्ड वॉर इरा का है, स्ट्रेला 2 मैन पैड। और देखने वाली चीज़ ये है कि इस तमाम इंसिडेंट का इनडायरेक्टली लिंक पाकिस्तान के अंजा मैन पैड्स के साथ भी मौजूद है, क्योंकि इससे पहले खबरें यही चल रही थी ना कि अंजा मैन पैड को यूक्रेन को दिया जा सकता है। दूसरी तरफ यूक्रेन पाकिस्तानी रॉकेट्स को कह रहा था कि ये रॉकेट्स सही काम नहीं करते। इन तमाम चीज़ों पर करते हैं आज एनालिसिस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। इस वक्त जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूडान में एक तरफ सूडान की आर्मी या सूडान की मिलिट्री लड़ रही है, जबकि दूसरी तरफ उनके खिलाफ लड़ रही है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस सूडान की ही एक पैरामिलिट्री फोर्स है और इसके हेड और सूडानी मिलिट्री के हेड जो कि वहाँ के हुक्मरान या डिक्टेटर भी हैं, उसके दौरान झगड़ा हो गया। उस पर पिछले कुछ माह से वहाँ एक खाना जंगी की सूरत हाल है। रैपिड सपोर्ट फोर्स को या RSF उसे कहा जाता है। उसे आप ऐसे ही समझ लें जैसे पाकिस्तान में रेंजर्स है। ये पाकिस्तान मिलिट्री के साथ मिलकर काम करती है। पुलिस में एलीट फोर्स और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी कि CTD है। इंडिया में इसी तरह आपको BSF जैसी सिक्योरिटी फोर्सेस नज़र आएंगी, यानी कि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं। ये डायरेक्टली फ़ौज का हिस्सा नहीं होती, लेकिन ट्रेनिंग इनकी ऑलमोस्ट मिलिट्री जैसी होती है। इसी तरह सूडान में RSF यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं और उसका और सूडानी मिलिट्री आपस में लड़ रही है, यानी कि मुल्क में खाना जंगी हो रही है। रिसेंट वाक़या ये पेश आया है कि 4 जुलाई को एक FTC 2000 जेट ट्रेनर, ये बेसिकली एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी है और एक एडवांस ट्रेनर भी है, इसको शूट डाउन कर दिया गया एक स्ट्रेला मैन पैड से। स्ट्रेला मैन पैड 1964 का डिज़ाइन है, कोल्ड वॉर इरा का डिज़ाइन है और उसे यूज़ करता था सोवियत यूनियन और उसके बाद ये बहुत सी कंट्रीज़ ने ख़रीदा। काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था। इसकी इफेक्टिव रेंज तकरीबन 1 किलोमीटर तक की होती है और उसके अलावा इसकी मैक्सिमम रेंज 3 किलोमीटर तक भी एक्सटेंड हो सकती है। ये मैन पैड जो होते हैं ये छोटे छोटे सरफेस टू एयर मिसाइल होते हैं, बहुत लंबी रेंज के लिए नहीं होते। ये ऐसे जंगी तैयारों के लिए या हेलीकॉप्टर्स के लिए होते हैं जो या तो बहुत नीची परवाज़ कर रहे हों या बहुत ज़्यादा मनूवरेबल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हेलीकॉप्टर या ड्रोन्स को तबाह कर सकती हैं, ये बाकायदा पूरे के पूरे फाइटर जेट्स के लिए बहुत ख़तरा होते हैं, क्योंकि जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो बड़े रेडार्स या बड़े सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जैसा कि S-400 है या S-300 है, उससे बचने के लिए लो फ्लाइट करते हैं। और उसी दौरान ये जो मैन पैड्स होती हैं ये लो फ्लाइट करते हुए कम बुलंदी पर ऐसे जंगी तैयारों को बड़े आराम से निशाना बना सकते हैं। यूरेशियन टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया में अगर S-400 की किल्स का रेशो रशिया के इगला मैन पैड सिस्टम की रेशो से निकाला जाए तो इगला मैन पैड की कारकर्दगी रशियन S-400 से बेहतर है। ये यूरेशियन टाइम ने इसी महीने के शुरू में या मई के महीने के आखिर में एक आर्टिकल शाया किया था, उसमें मैंने ये चीज़ पढ़ी थी। उसके अलावा पाकिस्तान भी अंजा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को यूज़ करता है। ये भी एक मैन पैड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और कारगिल वॉर में इसने इंडिया का एक MiG-21, एक Mi-17 और एक और MiG एयरक्राफ्ट शूट डाउन किया था। कारगिल में इस शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने 3 इंडिया के तैयारे शूट डाउन किए थे। अब हम बात कर लेते हैं जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट है, ये कोई बुरा एयरक्राफ्ट नहीं है। ये जो FTC 2000 है इसे म्यांमार भी यूज़ करता है। सूडान ने 5 ऐसे एयरक्राफ्ट लिए थे। अप्रैल 2023 में यानी कि 1-2 माह पहले ही मोरवई एयरबेस पर हमला किया RSF ने और RSF की फोर्सेस ने उसे अपने अंडर ले लिया। जब से अपने अंडर लिया तो वहाँ 4 FTC 2000 जहाज़ मौजूद थे जो वहाँ पाक थे। उनमें से एक को इन्होंने रनवे पर खड़े कोई तबाह कर दिया। इस तरह 5 में से एक जहाज़ अप्रैल 2023 में तबाह हो चुका था। अब ये जो एयरक्राफ्ट है इसको अगर गौर से देखा जाए तो अगर मैन पैड हिट करता है तो उससे आपको ज़ाहिर बात है एक आग के शोले निकलते हुए नज़र आते हैं। ये धमाके का आपको एक फायर बॉल सा नज़र आता है जिससे पता लगता है कि कोई धमाका हुआ है, कोई चीज़ टकराई है जहाज़ से। लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ देखा नहीं जा सकता। पायलट्स को इजेक्ट होते देखा जा सकता है और RSF की फोर्सेस ने ये FTC 2000 के पायलट्स को गिरफ्तार कर लिया है। FTC 2000 चाइनीज़ एयरक्राफ्ट है और उसे सूडान ने लिया था। इसके 5 हार्ड पॉइंट्स हैं और ये बॉम्बिंग रोल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मौसर है। इसके डिज़ाइन को देखा जाए तो F-7 एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन को ही मॉडिफाई किया गया था ताकि ये क्लोज एयर सपोर्ट जैसे मिशंस कर सके और PL-8 और PL-5 जैसे शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी कैरी कर सके। तो एक हद तक आप इसे लाइट अटैक ट्रेनर कह सकते हैं। अच्छा, सूडान में बेसिकली सिविल वॉर हो क्यों रही है, इस पर मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा
और रिप्लाइज़ में भी पिन कर दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आपको ज़रा हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड पता लग जाएगा कि सूडान में ये मसला हो क्यों रहा है। अब यहाँ एक मिथ भी है कि नॉर्मल पाकिस्तान और इंडिया में लोगों का रुझान यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबी रेंज वाला सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होना चाहिए। जैसा कि अगर इंडिया के पास S-400 आया तो पाकिस्तानी कहने लग गए तो हमारे पास भी HQ-9 सिस्टम होना चाहिए कि एक ज़्यादा रेंज वाला सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। लेकिन अगर मौजूदा वॉर्स को देखा जाए और मौजूदा जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं उनको देखा जाए, उनको एनालाइज किया जाए, तो आपको पता लगेगा कि शायद ये जो बहुत ज़्यादा लंबी रेंज वाले सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है इनकी भी सिर्फ एक हवा होती है, ये उस तरह परफॉर्म नहीं करते जैसा ऑन पेपर इनके बारे में लिखा होता है। लेकिन अगर आप ये स्ट्रेला जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम देखें जो कोल्ड वॉर इरा के है और आज के दौर में एक पुरानी टेक्नोलॉजी समझी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आज के दौर के निस्बतन बेहतर फाइटर एयरक्राफ्ट को भी ये शूट डाउन कर देते हैं। कई यूक्रेनियन Su-25 एयरक्राफ्ट, इवन यूक्रेनियन Su-27 एयरक्राफ्ट जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम भी एक हद तक मौजूद था, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर मौजूद थे, उन्हें भी रूस के इगला मैन पैड्स ने डिस्ट्रॉय किया हुआ है। कारगिल वॉर की मैं आपको मिसाल दे चुका हूँ कि इंडिया के Mi-17, एक MiG-21 और एक और मिग एयरक्राफ्ट को आई थिंक MiG-23 था, उसे शूट डाउन किया था पाकिस्तान ने कारगिल वॉर में। और पाकिस्तान के अंजा मिसाइल्स पर नज़र है फ़िलहाल यूक्रेन की। इस बारे में रेडिट ने भी रिपोर्ट किया था और ये रिपोर्ट्स हैं अप्रैल 2023 की। अब इससे पहले आपको ये भी याद होगा कि BBC ने एक रिपोर्ट शाया की थी जिसके मुताबिक पाकिस्तान के यरमूक 122 mm के रॉकेट्स सही तरह काम नहीं कर रहे। उसकी मैंने बहुत ही ऑब्जेक्टिवली रीजंस को बयान किया था कि क्यों पाकिस्तानी रॉकेट्स वहाँ सही काम नहीं कर पा रहे, और इसमें बेसिक गलती यूक्रेन की ही थी क्योंकि वो मॉडिफाइड यरमूक रॉकेट्स को पुराने ही ग्रेड लॉन्चर्स पर रख के यूज़ कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि उसी आर्टिकल में उससे अगले ही पैरे में जहाँ पाकिस्तानी रॉकेट्स की नाकामी बयान की थी तो ज़ेलेंस्की का ये भी रिमार्क्स लिखा हुआ था कि वो चाहते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ उन्हें मज़ीद असला दे। यहाँ से मुनाफकत भी वाज़े हो जाती है कि वो पाकिस्तानी रॉकेट्स को बदनाम करना सिर्फ एक झूठ और प्रोपेगेंडा था। बेसिक उसका काम ये था कि पाकिस्तान और जैसे दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उन पर ज़रा प्रेशर बिल्ड किया जाए ताकि मज़ीद असला उनसे लिया जा सके या उनसे किसी बैक चैनल के थ्रू असला प्रोवाइड करने की बात की जाए। इसी तरह ही अंजा MK2 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम चाहता है यूक्रेन पाकिस्तान से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल फिलहाल पाकिस्तान ने उन्हें ये प्रोवाइड किया और ना ही मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा। और यूक्रेन की इसी तरह की मुनाफिकत की वजह से इवन अब वेस्टर्न कंट्रीज़ भी उन्हें असला देने से डर रही हैं। इससे पहले यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा एक हाइप बनाई लेपर्ड टैंक्स की। अब लेपर्ड टैंक्स ऑलमोस्ट सारे तबाह हो चुके हैं ज़्यादातर उनमें से, और अब यूक्रेन उन्हीं के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गया है कि लेपर्ड टैंक में हमें वो कैपेबिलिटी नहीं दी गई, या इसमें ये हम कह सकते हैं कि यूक्रेन को खुद ही नहीं ये चीज़ें यूज़ करनी आ रही थी, और अब उनकी तबाही के बाद जो कंट्रीज़ उन्हें बनाती थी उन्हीं पर ही उल्टा ये पिल पड़े हैं। सो मेरा नहीं ख्याल ना तो पाकिस्तान अंजा मिसाइल इनको देगा और ना ही पाकिस्तान ऐसा कोई इरादा रखता है। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।